स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 का नाम है ऊष्मा, जिसका मतलब हीट होता है। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस चैप्टर का नाम ही है ऊष्मा, यानी कि हीट के बारे में हमें पढ़ना है। तो जनरली अगर कहा जाए कि जो भी ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र जैसे कि जिन्हें हम जानता और रेशे से बनाए हैं, ठीक है, और ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र जो होते हैं वो पादप के रेशों से बनते हैं, यानी कि प्लांट रेशों से बनते हैं, और एनिमल के रेशों से जो बनते हैं वो जानता और रेशे कहलाते हैं। तो ऊनी वस्त्र जानता और रेशे से बनते हैं और सूती वस्त्र पादप के रेशों से बनते हैं। और हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, गर्माहट देते हैं। और जब मौसम बहुत गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं जो कि हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। अब ये जो हमारा मतलब कि गर्माहट और ठंडेपन की जो एहसास दिलाने की बात होती है, इसी को हम दोस्तों ऊष्मा कहते हैं। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मतलब विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के ही वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। तो कि कोई चीज़ हमें कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका हमें एहसास कैसे होगा। ऐसे तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे ठंडी का दिन होता है तो हम धूप में आकर के बाहर मतलब आप बाहर आकर के धूप ले लेते हैं, घर से बाहर निकल के, तो हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है। और गर्मी के दिनों में हम अगर घर के अंदर भी होते हैं तो भी हमें गर्मी लगती है। तो लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा, जैसे हमारे मान लीजिए हमें ऐसे तो फील हो गया कि गर्मी है या ठंडी है, लेकिन कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंड है इसके बारे में हम कैसे पता लगा पाएंगे, और साथ ही हम ये कितना जान पाएंगे कि ये कितने मात्रा में ठंडी या गर्मी है। तो गर्म तथा ठंडा, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडे। चाय जो है वो गर्म है और बर्फ जो है वो ठंडी होती है। तो इसी टाइप से आपको एक सारणी भी कंप्लीट करनी है जिसमें आएगा कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। और ज़्यादा जो गर्म वस्तुएं होती हैं उनको आपको छू करके नहीं पता करना होता है कि वो गर्म है कि ठंडी है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं कि ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं, और कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ पर तुलना कर ली जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 ग्लास में वाटर ले लीजिए, एक में कम गर्म है दूसरे में ज़्यादा गर्म है, तो आप क्या करते हैं, टच करके बताते हैं कि पहले के कंपेरिजन में दूसरा वाला ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर तुलना करके भी पता की जाती है। और हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। प्रायः हम इसका पता जो है वो स्पर्श करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में आपसे बोला गया था कि यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 में आप 3 एक मतलब पात्र लीजिए, बर्तन, उसमें अलग अलग टाइप के वाटर भरिए, एक में नॉर्मल वाटर, एक में थोड़ा सा गर्म, एक में उससे भी ज़्यादा गर्म। तो इस तरह से आप टच करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पानी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा है। तो एक चीज़ और भी आपको पता चलेगी कि अगर आप किसी गर्म वस्तु में, गर्म पात्र में या गर्म वाले बर्तन में अपना हाथ डुबा कर जब ठंडे वाले में आप डुबाएंगे तो आपको वो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा। और अगर मान लीजिए कि आप किसी ठंडे पानी से गर्म पानी में लेके जा रहे हैं अपने हाथ को, तो आपको वो गर्म पानी अगर नॉर्मल है तो भी वो ज़्यादा गर्म लगेगा। तो ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ ये बात हमें पता करनी होगी कि जैसे क्या हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्या हम उसको छू करके मतलब टच करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक लोहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, एकदम रेड हो गया है, तो क्या हम उसको छू कर बोलेंगे या छू कर पता कर सकते हैं स्पर्श करके कि वो कितनी गर्म है। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसे हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यह निश्चय है करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उससे छू करके हम नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमने छुई हैं वो उतनी ही गर्म हो। जैसा कि अभी आपसे मैंने इस एक्टिविटी में भी बताया कि अगर गर्म पानी में हाथ डालकर आप ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो नॉर्मल वाटर भी आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो अनुभव करने के लिए, यानी कि टच करके उसको अनुभव करना भी जो है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, या हमें एक्यूरेट जानकारी वहाँ से नहीं मिलेगी।
तो एक्यूरेट जानकारी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? तो हम तापमापी यानी जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ही हम थर्मामीटर कहते हैं। तो हम यहाँ पर तापमापन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको या आपके परिवार में किसी को भी बुखार चढ़ता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को थर्मामीटर से माप लेते हैं और जिस ताप मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं, एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका टेम्परेचर जो है नापते हैं उसके थ्रू डॉक्टरी थर्मामीटर से। फिर हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर। तो यहाँ पर क्या होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, सिंपली आप इस डायग्राम से समझिए कि एक कांच का क्या होता है, ये एक पूरा रहता है, उसके आगे जो है बल्ब लगी होती है। यहाँ पर जो नोक है ना, इसे हम कहते हैं कि इसमें बल्ब है और इसके अंदर एक रॉड होती है जिसके अंदर जो है पारा भरा रहता है Hg। तो इस तरह से क्या होता है डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की एक कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक चमकीली परत धारी देखी जा सकती है। अब क्या होता है कि यदि हम पारे को यदि यह धारी जो आपको दिखाई नहीं देती है तो हम थोड़ा सा थर्मामीटर को क्या करते हैं आगे पीछे घुमा करके देख लेते हैं, तो हमें उसे धारी दिखाई ना देने लगे। जैसे मान लीजिए आपको उसमें से धारी नहीं दिख रही है तो आप उसमें से पता कर सकते हैं। और थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से यहाँ पर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए स्केल बना हुआ है। मेन आपको यही समझना है। तो यहाँ पर जो हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसमें जो मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर को मेनली हम डिग्री सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं क्योंकि ये उसकी एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस में मेज़र करने के अलावा एक और भी होता है पैमाना जिसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका मेनली जो रेंज होता है परिसर वो 94 से लेकर के 108 डिग्री तक होता है। तो इसे पहले भी प्रयोग किया जाता था लेकिन आजकल जो है हम डिग्री सेल्सियस का ही प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ बहुत मेन पॉइंट आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक डॉक्टरी थर्मामीटर का क्या होता है रेंज होता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 4.2 में हमसे कहा गया है कि थर्मामीटर से हमें कैसे ताप नापना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि आप क्या करिए, थर्मामीटर को लीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें क्या करिए कि जैसे आपने अभी स्केल देखी है ना, उसमें यहाँ पर ऐसे पैमाना बना था स्केल, तो आपको पता है कि उसकी स्टार्टिंग ही 35 डिग्री सेल्सियस से होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 35 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए स्टार्टिंग हुई उसकी, ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, इन्हीं दोनों मतलब कोई दो चिन्ह लीजिए और उनके बीच में कितना गैप आ रहा है उसे नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक, और इन चिन्हों के बीच में कितने भाग है, 5 भाग है। तब छोटे भाग का मान क्या हो जाएगा, 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो ये जो 0.2 डिग्री सेल्सियस है ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि दो जो डिग्री हैं उनके बीच में कितना अंतर है, यानी कि जो दो चिन्ह बने हैं इनके बीच में कितने का अंतर है। फिर अब हम क्या करते हैं, अब थर्मामीटर से मान लीजिए हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, तो सबसे पहले तो आप अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए और पूरी तरह से एकदम कीटाणु मुक्त कर दीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। फिर अब इसे क्या करिए, अपने हाथ में कस कर के इसको पकड़िए और जो थर्मामीटर होता है ना उसको कस के झटका दीजिए। और झटका देने से क्या होता है कि पारे का तल जो है वो नीचे चला आता है और नीचे जाने के बाद जो है ये 35 डिग्री से भी क्या होता है, नीचे चला आता है। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, ये एक मेन प्रोसेस होता है थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर जो पारा वाला होता है आजकल। तो आजकल तो खैर डिजिटल वाला यूज़ होने लगा, लेकिन जो पहले यूज़ होता था पारे वाला, उसको यूज़ करने से पहले उसको एक बार झटकना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसका जो पारा है वो नीचे चला जाए और लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है। अब थर्मामीटर के बल्ब को क्या करती है, अपने जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट तक लगभग उसको रखे रहिए। अब जब वो 1 मिनट तक रखेंगे तो आपके शरीर का जो भी तापमान है वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें चढ़ने लगेगा और उसका पाठ्यांक यानी कि जो भी उसमें यूनिट उसमें जो बन रही है उसकी रेंज, उसको आप मेज़र कर लीजिए और इसे डिग्री सेल्सियस में ही आप उसको मेज़र करिए।
तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि नॉर्मली आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 37 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए नॉर्मल हैं, आपको फीवर नहीं है, तो टेम्परेचर कितना आएगा उसमें 37 डिग्री सेल्सियस। और ये ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त करना है कि आप फ़ारेनहाइट में मेज़र किए हैं कि डिग्री सेल्सियस में। तो आपको पता है कि आप फ़ारेनहाइट में नहीं बल्कि डिग्री सेल्सियस में ही मेज़र किए हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर का ताप जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस एकदम एक्यूरेट आए, कुछ कम ज़्यादा पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 में कि 4.3 में भी हमसे कहा गया कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से हम अपने कई सारे दोस्तों के बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करके देख सकते हैं कि क्या होता है, क्या सबका सेम टेम्परेचर आता है। तो यहाँ पर आपको एक दो सावधानियाँ बताई गई हैं कि ये जो थर्मामीटर होता है ना, इसको यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से हाथ धो लीजिए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से झटकिए ताकि उसका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। फिर उसके बाद उसकी जो भी आपने अपने जीभ के नीचे रखने के बाद जो अब टेम्परेचर आया है वो आपकी आंख के रेंज के एकदम सीधे होना चाहिए ताकि उसका पाठ्यांक आप अच्छे से मेज़र कर सकें। और फिर थर्मामीटर का जो भी मतलब आपने जो भी रखा है उसको अच्छी जगह पे रखिए, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि एक बार अगर नीचे गिर गया थर्मामीटर, जो पारा वाला जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपसे बताया भी गया है कि सबका टेम्परेचर एक जैसे नहीं होता है, यहाँ पर वही बात की गई है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ये सामान्य व्यक्ति के लिए जो मान लीजिए स्वस्थ है उसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस ही आना चाहिए। अब डॉक्टरी थर्मामीटर को क्या केवल हम मानव शरीर का ताप मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किए हैं? तो अब जैसे कि आपने देखा कि इसका सामान्य ताप जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, यानी कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी थर्मामीटर से ही माप सकते हैं। तो इसका जो रेंज भी होता है वो 35 से 42 के बीच में ही होता है। तो अब हमें पढ़ना है प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। तो प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है कि ऐसा तापमापी मतलब एक ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है जिसे हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में पढ़ा था उसका रेंज था 35 डिग्री सेल्सियस से 42 के बीच में। प्रयोगशाला तापमापी का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो आपने उसमें देखा था कैसा था, ठीक उसी प्रकार ये भी होता है जैसा कि आपने डॉक्टरी थर्मामीटर देखा है, उसी टाइप का इस तापमापी के भी इसमें भी वैसे ही मेज़र करना है जैसे आपने उसमें किया था कि इसमें भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। और तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। तो मौसम की जो भी रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए इसी वाले तापमापी का यूज़ किया जाता है, यानी प्रयोगशाला तापमापी का ही उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। और थर्मामीटर को धूप तथा आग से रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट भी सकता है। यहाँ पर आपको डायग्राम जो दिख रहा है ये प्रयोगशाला तापमापी का डायग्राम है, ना कि डॉक्टरी थर्मामीटर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया एक्टिविटी 4.4 में कि आप जो है एक मतलब कि क्या करिए, इस टाइप से एक पात्र लीजिए और उसमें पानी को गर्म करके डालिए और फिर इसके बाद उसमें मेज़र करिए। तो देखिए उसमें कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जल में मतलब एक मग लेना, उसमें थोड़ा सा जल लेना है और इसमें नापने का एक तरीका ये होता है कि जो आप ये जो मेज़र कर रहे हैं ना, ये थर्मामीटर की जो टिप होती है ये जो है कभी भी पात्र से टच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, ये जो भी हमने वाटर लिया है, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, ये उसका टेम्परेचर तो मेज़र करेगा ही, साथ में ये जो भी हमारा वेसल है, बर्तन है, उसका भी टेम्परेचर को मेज़र कर लेगा और हमारा जो मान होगा वो गलत आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ केवल जो भी पात्र में जो भी चीज़ रखी गई है हमें सिर्फ उसका टेम्परेचर ही जानना है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो थर्मामीटर है वो बर्तन से दूर रख करके रखेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में रखा गया है।
अब प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली जो भी सावधानियां वो तो करनी है, साथ में कुछ और भी आपको जानना है। एक तो फर्स्ट ये कि इसमें जो तापमापी को जो है वो ऊर्ध्वाधर यानी सीधे रखना है, कभी भी तिरछा आड़ा नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है कि तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप आपको मापना है, यानी बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं टच होना चाहिए। जो मैंने आपसे बोला वही चीज़ इसमें लिखी भी है कि इसमें आपको जो भी आप वेसल यूज़ कर रहे हैं उसको नहीं आपको मेज़र करना, आपको जो चीज़ मेज़र करने से उसी से आपका थर्मामीटर टच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पर बूझों की भी एक कन्फ्यूज़न है कि बूझों को तो अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये भी सोच रहा है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। मीटर जो है वो उच्च तापमान को माप ही नहीं सकता, इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मेन बात आई प्रयोगशाला तापमापी की, तो प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है कि जब हम इसको मेज़र करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए आपने इसको जैसे ही जल में डुबोया, तो इसको आपको पहले ही पता है कि सिर्फ आपको ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधे ही खड़े करके रखना है, आड़ा तिरछा नहीं करना है। तो जैसे ही आप अगर इसको तिरछा करेंगे तो पारे का तल जो है वो नीचे मतलब इधर उधर हो जाएगा और आप उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रयोगशाला तापमापी होता है इसमें तापमापी के बल्ब को जल में डुबोते हैं, फिर पारे के तल को हम स्थिर होने की प्रतीक्षा करते हैं कि कब जो है पारा का तल जो है वो स्थिर हो जाए, और जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप को हम नोट कर लेते हैं और अब तापमापी को जल से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हमने अगर जैसे यहाँ पर देखा, जैसे ही हम तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल फिर से नीचे गिरने लगता है। इसका अर्थ यही हुआ कि किसी भी प्रयोगशाला तापमापी का जो ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या किसी उस वस्तु में रखा हो जिसमें उसका ताप नापना है, तभी हम नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है आपने देखा कि उसमें क्या होता है, उसमें शरीर का ताप मापते समय पाठ्यांक को नोट करने के लिए आप थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर भी निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको मेज़र करते हैं। तो क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो जो है वहाँ पर फिक्स रहता है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लगी होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर बल्ब के आगे विभंग लगा होता है, विभंग जिसे हम किंक बोलते हैं। दोस्तों ये जो विभंग या किंक होता है ना, यही बल्ब के अंदर जो पारा होता है उसको फिक्स रखे रहता है कुछ देर के लिए। फिर जब हम पारे को झटकते हैं तभी जाकर के उसका फिर से पाठ्यांक जो है वो नीचे जाता है 35 डिग्री से, तब हम फिर मेज़र करते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर जो भी बॉडी का नापना है उसको। तो विभंग का क्या लाभ होता है? यह पारे के तल को अपने से नीचे जाने से रोकता है। मेन पॉइंट यही है और यही रीज़न है कि हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर के लिए, जबकि हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो है अपने शरीर का ताप नापने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है डिजिटल टेम्परेचर नापने वाला, जो कि आजकल आपने देखा होगा हर जगह आजकल यही यूज़ हो रहा है, जो कि डिजिटल बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने की एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट है। ये भी हमारा क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर ही है। यहाँ पर जो है डिजिटल अंक का प्रयोग किया जाता है, ना कि पारे का। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण देखने के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बर्तन को आप आग के ऊपर रखते हैं, आग की ज्वाला के ऊपर, फिर वो गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ऊष्मा जो भी हमारी लावा जो भी ज्वाला निकलती है, जैसे मान लीजिए आप आग जलाते हैं तो उसमें जो ज्वाला निकलती है वो अब क्या होगी, बर्तन में ट्रांसफ़र होगी, और फिर जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा हमेशा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। दोस्तों एक बहुत ही मेन पॉइंट आपको पता चलेगी यहाँ से कि जो ऊष्मा की जो भी गति होती है ना, वो हमेशा गर्म वस्तु से ही हमेशा ठंडी वस्तु की ओर होती है। क्योंकि ऐसा करने से ही आपने देखा होगा कि जितनी भी गर्म वस्तु है उसको आप अगर नॉर्मल ऐसे रख दीजिए बिना फ्रीज के भी, तो भी वो कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद जो है वो नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर पर तो आ ही जाएगा। भले ही ज़्यादा ठंडा ना हो लेकिन रूम टेम्परेचर तक तो आ ही जाता है।
तो आपको एक एक्टिविटी 4.6 बताई गई, आप इससे समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि आप एक एल्यूमिनियम या फिर एक लोहे की छड़ ले लीजिए और फिर उसमें लोहे जैसी ही धातु की छड़ लीजिए और एक उसको या एक चपटी सी पट्टी ले लीजिए और छड़ पर मोम लगा दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि इसमें आप जो है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं उसको गर्म करिए। दोस्तों इस पर क्या करिए कि जैसे आपने मोम लगाया, ठीक है, जगह जगह पर आपने मोम लगा दिया है, फिर उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा मोम है वो कहाँ से पिघलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर क्या है कि जिसमें जो हमारी उसमें जो हमने अभी इस एक्टिविटी में देखा कि जो हमारा जो पाइप है या जो भी हमने छड़ लिया है उसमें क्या है कि धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एल्यूमिनियम का वो होगा जिसमें मोम लगा वो जल्दी पिघलने लगता है। तो ऊष्मा क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी गर्म वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहते हैं। दोस्तों एक प्रोसेस होता है हमारे ऊष्मा स्थानांतरण का जिसमें चालन क्या होता है, चालन जो है वो ठोसों में होता है। जो भी आपने ठोस सॉलिड मटेरियल्स देखे हैं वो कैसे गर्म होते हैं, चालन के प्रोसेस से ही गर्म होते हैं। चालन में होता क्या है, इसमें जो भी हमारा पात्र होता है ना उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो ठोसों में ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बर्तन लेते हैं तो उस बर्तन को मान लीजिए आप लिए हैं, मान लीजिए आपने धातु की बर्तन ली है तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें या तो प्लास्टिक या फिर लकड़ी की उसमें हत्थी लगी होती है, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि धातु की बर्तन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ये हम कहते हैं धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो एक्टिविटी 4.7 में आपसे कहा गया है कि आप एक बीकर वगैरह ले लीजिए और उसमें कुछ गर्म पानी लीजिए। एक बीकर, छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए, फिर उसमें कुछ वस्तुएं जैसे कि स्टील डाल लीजिए, चम्मच, प्लास्टिक के स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ये सभी क्या करिए उसमें डाल दीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। फिर कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे, आपको छूकर पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले गर्म हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसे हम चालक कहते हैं। इसके उदाहरण को आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर वगैरह होता है। ये जो होती है अपने पदार्थों को, जो भी ऊष्मा गर्म चीज़ों को आसानी से अपने में होकर जाने देती है, और जो पदार्थ अपने से होकर नहीं जाने देती उसे हम ऊष्मा की कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो एक्टिविटी में किया कि प्लास्टिक भी डाला, उसमें लोहे के टुकड़े भी डाले, तो सबसे पहले लोहे का टुकड़ा ही गर्म होगा और यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों में वही सबसे पहले क्या होगा, हीट होगा, उसके बाद जो है प्लास्टिक वगैरह हीट होती हैं। और जल और वायु जो होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको कहा गया जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के साथ क्या होता है, पास का जल भी गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का जल ठंडा हो जाता है और उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल से फिर इसके स्थान पर आ जाता है और ये तब तक चलता है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए और इस प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। दोस्तों चालन की प्रक्रिया जो होती है वो ठोसों में होती है, यानी ठोस जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो गर्म कैसे होते हैं, चालन के प्रोसेस से होते हैं। तो और संवहन का जो प्रोसेस होता है वो जल वगैरह में होता है, यानी लिक्विड्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपको पता है कि सभी चीज़ें छोटे छोटे मटेरियल से मिलके बनी है, कणों से, फिर वो क्या होता है, ये जो लिक्विड है आपके ये धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। फिर मान लीजिए आपका इतना पोर्शन गर्म हुआ, पहले मान लीजिए ये हमारा जो है स्टोव से या जो भी हमने रखा है उससे कनेक्ट है, ठीक, तो यहाँ पर अब गर्म हुआ तो पहले ये गर्म होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस गर्म भाग को जो है ठंडा करने के लिए यहाँ के जो भी कण होंगे वो वापस आएंगे। तो अब यहाँ का जो हिस्सा होगा वो भी गर्म होने लगेगा और फिर यहाँ का हिस्सा जो है होगा वो कम गर्म रहेगा। फिर धीरे धीरे पूरा पात्र जो है वो पूरे पात्र के जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे की जगह को लेते लेते पूरा पात्र जब तक गर्म ना हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और ये पूरा जो हमने बर्तन में जल लिया है वो गर्म हो जाता है। और एक और प्रोसेस होता है दोस्तों विकिरण की क्रिया किसमें होती है, जैसे जब हमने देखा ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह प्रक्रिया
और इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका हाथ कैसे यहाँ पे मोमबत्ती के बगल में रखा हुआ है, ठीक, और एक हाथ आपको ऊपर रखा हुआ है। लेकिन जब आपने ऊपर रखा है तो आपको ज़्यादा तेज़ी से लौ मिल रही है और आपका हाथ जल्दी गर्म हो रहा कंपेरिजन टू साइड वाले हाथ में। तो आप दोनों हाथ को ऐसे रख के देखिएगा तो आपको जो हाथ आपने लौ के ऊपर रखी वो ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है यहाँ पर कि ऊपर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म का अनुभव करता है, जबकि जो पार्श्व वाली वायु है वो संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसीलिए हमारा हाथ जो है वो ठंडा नहीं हो पाता है, मतलब उतना गर्म नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पर दोस्तों पता चलेगी, समुद्री समीर और थल समीर। इसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी दोस्तों, समुद्री समीर और स्थलीय समीर से पहले, कि सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिलती है वो कैसे मिलती है। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन या संवहन द्वारा नहीं पहुंचती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, जैसे कि वायु नहीं है। हम अन्य प्रक्रम द्वारा, मतलब हम तक जो ऊष्मा है वो दूसरे प्रोसेस से आती है, जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण क्या होता है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रक्रम द्वारा हमें ऊष्मा मिलती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है, और हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और ऊष्मा ग्रहण करता है। दोस्तों जितने भी हमको गर्म मिलती है, गर्माहट मिलती है सूर्य से या वातावरण से, वो विकिरण के द्वारा ही मिलती है। विकिरण में क्या होता है कि ऊष्मा को फ्लो होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, स्थलीय समीर और जलीय समीर। आप इस डायग्राम से एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो हमारा ज़मीन होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और कंपैरिजन टू वाटर। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जैसे कि पता चल रही है कि जो हमारा जो स्थल है वो बहुत जल्दी गर्म हो गया सूर्य के टच में आने पर। फिर यहाँ पर अगर गर्म हो गया तो आपको पता है कि ऊष्मा हमेशा क्या होती है, ठंडी से गर्म की ओर ही चलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊष्मा जो है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये हमारा जो समुद्र है वो क्या है, ठंडा है, ठीक है। अब यहाँ की वायु जो है वो हमारे स्थल में आ रही है। तो इस तरफ से जो हमने देखा, जो दिन में जो हवाएं चलती है समुद्र के किनारे, वो हमारी समुद्री समीर की वजह से चलती है, जिससे हमें क्या होता है, समुद्र के किनारे हम लोग अक्सर दिन में जाते हैं तो हमें ठंडेपन का भी एहसास हो सकता है। तो और स्थलीय समीर क्या होता है, इसको स्थलीय या थल समीर कह सकते हैं। इसमें क्या है, अब जैसे पूरा दिन तक हमारा जो ज़मीन है वो बहुत ही हीट हो चुका था, लेकिन वहाँ पर क्या है कि अब धीरे धीरे अब वहाँ पर ठंडा पहुँचने लगा। कैसे? क्योंकि ये जो समुद्र की हवा है वो आने लगी स्थल में। तो अब क्या होगा, अब समुद्र की जो हवा होगी वो गर्म होने लगेगी और स्थल जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, और रात होने पर तो एकदम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि रात में सूर्य तो होता नहीं है। तो अब वहाँ पर जो हमारा स्थल है वो ठंडा है, और समुद्र में जो जल है वो क्या है, वो गर्म है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हमारा मतलब वाटर होता है वो मतलब कि जैसे सॉलिड में जो चालन होता है वो संवहन की तुलना में, जैसे सॉलिड में जो चीज़ें जितनी जल्दी ठंडी और गर्म हो रही हैं वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेरिजन टू लिक्विड में उतना तेज़ी से मतलब ठंडा या गर्म नहीं होता है कोई चीज़। तो इसी टाइप से यहाँ पर जो हमारा जो स्थल होगा, जो हमारा थल है, ज़मीन है, वो ठंडी हो गई। अब समुद्र गर्म हो गया तो हवा कैसे जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हवा स्थल से जा रही है, इसलिए इसको थल समीर या स्थलीय समीर कहते हैं। और यहाँ पर हवा हमारे समुद्र से स्थल की ओर आ रही है, तो इसे हम समुद्री समीर कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ पॉइंट्स पता चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हमें बोला गया है कि जैसे सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो आपको पता है हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, सूती के कपड़े पहनते हैं।
तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी में भी बताया गया है कि आप 2 बर्तन लीजिए, एक में काला बर्तन लीजिए और एक सफ़ेद बर्तन लीजिए और दोनों में पानी भर दीजिए और उसको ऐसे ही रख दीजिए धूप में, या फिर पहले तो धूप में रखिए। तो धूप में रखने पर आप देखेंगे कि जो काला वाला बर्तन है उसका पानी बहुत जल्दी गर्म हो गया और जो सफ़ेद बर्तन है उसका पानी थोड़ी देर बाद गर्म हुआ। और फिर इन्हीं दोनों पात्रों को आप ठंडे में रखिए। तो ठंडे में रखने के बाद आप कि यहाँ पर जो हमारा काला वाला पात्र है वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया और ये सफ़ेद वाला पात्र जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो इस टाइप से हमें बस एक चीज़ यहाँ पर पता करनी है कि जो गहरे रंग के पृष्ठ होते हैं वो अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी कि जो भी जैसे काला हो गया, नीला हो गया, जो गाढ़ा रंग होता है वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना हमें सुखद होता है। और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो जितना भी ऊष्मा, मान लीजिए गर्मी आई, वो हमारे कपड़ों से परावर्तित हो जाएगी और इसीलिए हमें गर्मियों में हल्के वस्त्र के कपड़े ही, मतलब हल्के कपड़े ही पहनने चाहिए और वो हमें आरामदायक होते हैं। तो इसी टाइप से आपने देखा होगा कि हम अपने घरों को गर्म या ठंडा रखने के लिए कोयले के ईंधन वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हमारा घर जो है वो गर्म हो सकता है। और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और जो कि ऊष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है और वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में विकृत होने से रोकती है और हमें उष्णता का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि आप एक मोटा जो कंबल लेते हैं, एक मोटे कंबल को लेने की बजाय आप क्या करिए, 2 पतले कंबल को लीजिए। तो अगर आप 2 पतले कंबल को लेंगे तो आपको कम ठंडी लगेगी। इससे क्या होगा कि जो 2 पतले कंबल हैं उनके बीच में वायु फंस जाएगी और वायु ऊष्मा की क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है और इसकी वजह से जो ठंडी हवा है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इस तरह से हमने जाना कि वायु जो है ऊष्मा की कुचालक होती है और कुछ हमने ऊष्मा के बारे में भी आज के इस टॉपिक में पढ़ा है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता चलेगा कुछ, यहाँ पर आपने क्या सीखा, उसके लिए यहाँ पर आपको एक बार शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।